नमस्कार दोस्तों, केडी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी सहपाठियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम बात करने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे वो यूपीएचएससी कॉमर्स का जो एडवर्टीजमेंट नंबर 46 का जो कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, उस पेपर के बारे में आज हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि बेसिकली जो कॉमर्स का जो यूजीसी नेट का पेपर्स है और यूपीएचएससी का जो कॉमर्स का पेपर है, उनका सिलेबस हाल ही में लगभग एक समान हो गया है। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जो इस बार यूपीएचएससी कॉमर्स के जो क्वेश्चंस पूछेगा वो यूजीसी नेट के कॉमर्स के पैटर्न पे पूछ लेगा। तो इस तरीके कुछ डाउट जो है वो ज़्यादातर हर व्यक्ति के दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं कि क्या इस बार का जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, क्या उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूजीसी नेट कॉमर्स के पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को एनालाइज करने के लिए, इन मुद्दों का सलूशन निकालने की कोशिश के फेवर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हाल ही में जो हमारे एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, चाहे वो एडवर्टीजमेंट नंबर 46 हो या एडवर्टीजमेंट नंबर 47 हो, इन दोनों पेपर्स को हम क्या करेंगे, बहुत बारीकी के साथ एनालाइज करेंगे और साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट उनका सिलेबस था, उस सिलेबस के आधार पे ये किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। और पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि जो उनका पैटर्न पहले एग्जाम के अंदर रहा है क्वेश्चन पूछने का जो लेवल रहा है, होपफुली उसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। हाँ, कुछ अगर हम और इसके होमवर्क की बात करें तो कुछ जो एनालिसिस मैंने किया है इस लेक्चर को प्रिपेयर करने से पहले, उस एनालिसिस के आधार पर मैंने दो चीज़ें नोटिस करी। वो दो चीज़ें मैंने ये नोटिस करी कि जो यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर है, उस कॉमर्स के पेपर के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अंदर जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो मैचिंग वाले होते हैं। साथ ही आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट और फैक्चुअल होते हैं। यानी जो यूजीसी नेट कॉमर्स है बेसिकली वो चार टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है: कंसेप्चुअल, मैचिंग क्वेश्चंस, असर्शन और रीजनिंग। और एक जो क्वेश्चन वो एराइज होता है वो उनका फैक्चुअल या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप यूपीएचएससी की बात करें तो जो यूपीएचएससी के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें एक चीज मुझे समझ आ रही कि वो क्वेश्चंस ज्यादा डायरेक्टली पूछे जाते हैं और क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं और मैचिंग और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं गए हैं। तो इससे क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर का एक बेटर एनालिसिस कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में अराइज हो रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे और उससे क्या होगा कि हम सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन को जारी कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हमने बेसिकली एडवर्टीजमेंट नंबर 46 का जो कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। क्योंकि इस पेपर का जो पैटर्न है आप सभी शायद इस चीज से वाकिफ होंगे, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है आप सभी के साथ थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि सभी आप जानते हैं, हमारे जो भी सहपाठी हैं, कि 30 क्वेश्चन तो जीएस के होते हैं। इसके अतिरिक्त कॉमर्स के अंदर जो हमारा कॉमर्स का पेपर है उससे संबंधित 70 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो 70 क्वेश्चन हैं ये फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हैं। मतलब कि 50 पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अलग होते हैं पार्ट ए से, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं पार्ट बी से। 20 क्वेश्चंस का फंडा यह है कि 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलते हैं। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको पहला मिलता है अकाउंटिंग और फाइनेंस का, दूसरा आपको मिलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, एक मिलता है आपको मार्केटिंग का और एक मिलता है आपको इंटरनेशनल बिजनेस का। दैट मीन्स कि 50 क्वेश्चंस आपको ये सॉल्व करने होते हैं और इन 4 में से आपको कोई एक यूनिट के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बेसिकली पैटर्न है। तो चूंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इस वजह से हमने इस पूरे सोल्यूशन को 46 जो एडवर्टीजमेंट है इसको हमने दो पार्ट के अंदर तैयार किया है। तो आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे कि 50 ये क्वेश्चन देखेंगे और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम 70 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और बाकी जो 60 क्वेश्चन बचेंगे वो हम लोग जो नेक्स्ट इसका पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे सभी मित्रों को विजिबल हो पा रहा होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन इज रिलेटेड मेनली टू। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन है वो किससे संबंधित है? ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित है, डायरेक्टिंग से संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है और कंट्रोलिंग से संबंधित है। तो 4 में से कोई एक सही ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से
समझेंगे हम लोग कि क्यों इससे संबंधित है कंट्रोलिंग से। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक नोट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये भी कोशिश की है इस पूरे लेक्चर के अंदर कि हम लोग क्वेश्चंस को बाकायदा एनालाइज करेंगे और उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को भी समझेंगे, ताकि अगर आने वाले एग्जाम के अंदर उन कंसेप्ट से क्वेश्चन बने तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खैर, तो आगे देखेंगे कुछ चीजें जिन पे जो बहुत ज्यादा अहम हो जा रही हैं, इसको देखेंगे हम लोग। कहा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट्स द मैनेजर शुड कंसंट्रेट ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस rather than each and every organizational activity। कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिकली मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस की जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ पे वॉच करते हैं, उन पे ये काम करते हैं। लेकिन जो वो एक्टिविटी होती हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जिन्हें नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है, उन्हें क्या करते हैं ये लोग, उन पे फोकस नहीं करते हैं। तो इससे कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत जो इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो छूट जाती हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन वाला पोर्शन है ये बेसिकली किससे संबंधित है, कंट्रोलिंग से। यानी अगर आपको बहुत बेहतर कंट्रोल करना है, बहुत इफिशिएंट कंट्रोल करना है, तो किसी भी एक्सेप्शन को आपको इग्नोर नहीं करना होगा। तो आई थिंक पहले क्वेश्चंस की जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको पहुंच चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कौन सा जो पार्ट है वो एलिमेंट, प्लानिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है? पहला ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉलिसी, चौथा स्ट्रेटजी। तो प्लानिंग के अंदर कौन सी चीज नहीं आती है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। प्लानिंग के अंदर क्या चीजें आती है? प्लानिंग हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। प्लानिंग क्या होती है? कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी प्लानिंग करने के कुछ तरीके हैं जिन तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है बेसिकली वो अलग चीज है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग बनते हैं। एक प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं आता, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं, ना कि एक प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ, एक जो प्लान बनाएंगे वो प्लान किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होगा। तो ये मेरे हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बाकी अगर किसी मेरे सहपाठी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट जरूर पेश करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैंने खुद इस पर थोड़ा सा एनालिसिस जरूर किया है, लेकिन हो सकता है कहीं पर कोई डाउट लगे तो वो आप कमेंट के अंदर पूछेंगे, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने देखिए दिया है, तो एक बार आप जहां इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, प्लानिंग से संबंधित कुछ पार्ट है, जैसे प्लानिंग के अंदर फोरकास्टिंग आता है, पॉलिसीज आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, रूल्स आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, बजट होता है, प्रोजेक्ट होता है, स्ट्रेटजी होती है। तो इन जो इसके एलिमेंट हैं प्लानिंग के, उनमें कहीं पे ऑब्जेक्टिव की नहीं बात करी गई। तो इस वजह से इसी बिहाफ पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को सही ऑप्शन कंसिडर किया हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 क्वेश्चन आपसे देखिए किससे संबंधित है। फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कौन है? हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जी.आर. टेरी और पीटर एफ. डकर। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन आप स्वयं इसका आंसर दे सकते हैं। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सही होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फादर ऑफ मैनेजमेंट हम किसे मानते हैं? उनको हम मानते हैं पीटर एफ. डकर को। जो मॉडर्न बेसिकली मैनेजमेंट है उसके फादर भी पीटर डकर को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है, बट आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन पता होगा तभी इसका सही जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का काम करती? पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा LIC, तीसरा GIC, चौथा UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये ऐसी संस्था है जो रीफाइनेंसिंग का भी काम करती है। अब आप इस कंसेप्ट को यहां से समझेंगे, इसका आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। देखिए, कहा गया है नाबार्ड प्रोवाइड बाय द वे ऑफ रीफाइनेंस लोन एंड एडवांस रिपेबल ऑन डिमांड फॉर एक्सपायरी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फॉर नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। यानी कि 12 महीने के अंदर या 12 महीने से कम का ये बेसिकली रीफाइनेंसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोन प्रोवाइड होता है आपका, ये बेसिकली इसका टाइम पीरियड जो होगा आपका 12 महीने से कम का होगा। तो यानी कि हम लोग रीफाइनेंसिंग की बात करें तो नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंसिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मिल पा रहा होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, वो क्या चीज है? एक स्टैच्यूरी कंपनी है, एक चार्टर कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, एक कोऑपरेटिव कंपनी है। देखिए बहुत छोट बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन ये जो बेसिक सा क्वेश्चन है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कोई हल्के एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, एक टॉप प्रोफाइल की जॉब उस एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो शायद मेरे दोस्तों को मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टैच्यूरी कंपनी है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक से संबंधित कई क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ये बात सब लोग जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम क्या है? ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज को। हमारे देश की मॉनेटरी और बैंकिंग पॉलिसीज को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के एडवाइजरी के रूप में भी बेसिकली काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, रिजर्व बैंक एक्ट 1934। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, अब वो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की स्टैच्यूरी एक्चुअली शब्द क्या होता है, यानी कोई कंपनी जो स्टैच्यूरी कंपनी होती है, तो स्टैच्यूरी कंपनी होने की क्या शर्तें क्या होती हैं? कैसे किसी को हम कहेंगे कि भाई ये स्टैच्यूरी कंपनी है? तो इसका सिस्टम क्या है? किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई भी एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ होगा, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर पास हुआ होगा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी? स्टैच्यूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये बात बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम के अंदर ये फिर से टपक सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 6। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कौन सी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर नहीं आती? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बैंक रेट बिल्कुल आता है, रेपो रेट भी आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आता है। तो जब 3 आते हैं तो कौन नहीं आता होगा? ऑब्वियसली डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं आता होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। डिफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? डिफिसिट फाइनेंसिंग जो है बेसिकली वो किससे संबंधित है? ये फिजिकल पॉलिसी से संबंधित कंसेप्ट है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या? फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जो भारत सरकार के गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट की रेवेन्यू से संबंधित कंसेप्ट है। यानी एक ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंदर भारत सरकार के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? फिजिकल पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी से संबंधित क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भारत सरकार के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी इनकम कम होती है, तो उसको क्या हो जाता है? डेफिसिट हो जाता है। तो उस केस में हमें उस डेफिसिट को क्या करना होता है? बाहर से फाइनेंस करना पड़ता है। दैट मीन्स कि बाहर से लोन के फॉर्म में लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आदि कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने विजिबल होने से पहले देखिए एक चीज़ आपको मैं अवेलेबल करा दे रहा हूं कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन से होते हैं और क्वालिटिव, यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके कुछ मेथड्स होते हैं। ये आप देख लें ताकि एग्जाम के अंदर फिर से अगर क्वेश्चन बने तो आप बढ़िया इसका सही आंसर कर पाएंगे। देखिए, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं? उसके अंदर आता है, आपको पहले चलिए क्वांटिटेटिव देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव के अंदर एक आता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और लिक्विड एसेट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसके अलावा अगर हम क्वांटिटेटिव पर आ जाएं तो क्वांटिटेटिव के अंदर बेसिकली जो होता है आपका फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर क्रेडिट होगा आपका, इसके अलावा क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन, और इसके अतिरिक्त होगा कंट्रोल थ्रू डेविएशन और डायरेक्ट एक्शन। तो ये वाले जो आपके सामने थे ये क्वालिटेटिव थे, ये क्वांटिटेटिव। बैंक रेट, CRR, SLR ये सारे क्या हैं? क्वांटिटेटिव के पार्ट हैं। क्वालिटेटिव में आपका जो बेसिकली कंज्यूमर क्रेडिट और क्रेडिट राशनिंग वगैरह आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रिजर्व रेपो रेट इज टूल्स यूज्ड बाय। जो रिजर्व रेपो रेट है जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आता है रिवर्स रेपो रेट। इसका क्या काम होता है? किस लिए इस्तेमाल होता है? रेगुलेट लिक्विडिटी रेशियो, ऑब्जॉर्ब लिक्विडिटी, इंक्रीज लिक्विडिटी विद बैंकिंग सिस्टम एंड कीप द लिक्विडिटी विद वन लेवल। ध्यान से इस बात को समझिए। रिवर्स रेपो रेट के अंदर होता क्या है?
रिवर्स रेपो रेट बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से गवर्नमेंट क्या करती है, जो मार्केट के अंदर यानी कि जो कंट्री के अंदर लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, जो कंट्री के अंदर लिक्विडिटी बढ़ी है उसे खत्म करने का काम करती है। दैट मीन्स कि लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने का काम करती है। तो उस हिसाब से ऑप्शन इसका जो होगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। बेसिकली रिवर्स रेपो रेट क्या है, एक मैकेनिज्म है जो लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। और ये किन चीजों पर काम करता है, यानी रिस्ट्रिक्टिंग द बारोइंग पावर ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स की जो बारोइंग पावर्स है उसको क्या करता है, ये कम कर देता है। रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन आरबीआई बारो मनी फ्रॉम बैंक व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी। इसके अंदर आरबीआई इसका कब इस्तेमाल करती है कि जब देश की इकॉनमी में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंकों से उधार पैसा लेती है। उधार पैसा इसलिए लेती है कि जब कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो वो पब्लिक के अंदर पैसा उधार कम दे पाएंगे, उससे क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो ये होता है रिजर्व रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आइए किस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आरआरबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो कब एस्टैब्लिश हुआ था। रीजनल रूरल बैंक पे हमने एक कंप्लीट लेक्चर भी अपनी प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाके रीजनल रूरल बैंक वाला लेक्चर जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा, तो वहां से इसे आप देख सकते हैं। जो पहला आपका आरआरबी था वो एस्टैब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर सन 1975 में, यानी कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर सन 1975 के अंदर प्रथम रीजनल रूरल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो देखिए ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था और ये बेसिकली कहाँ स्टार्ट हुआ था, इसका जो हेड ऑफिस है आपका वो था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर स्टैब्लिश किया गया था और उसकी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो 5 करोड़ की। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो पहला रिजर्व आरआरबी था वो भारत के किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया था, किस जगह पे स्टैब्लिश किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की जगह इसका हेड ऑफिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टार्टेड द सर्विस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, किन निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग का काम स्टार्ट किया। 4 ऑप्शन है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का ऐसा बैंक है जिसने भारत के अंदर सबसे पहले क्या किया था, बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग का काम स्टार्ट किया था। यानी मर्चेंट बैंकिंग जो है भारत के अंदर ये स्टार्ट करी गई थी किसके द्वारा, मतलब ऑफिशियली अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट करी गई थी ये कब, 1972 के अंदर, किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन अगर इससे पहले देखें तो रिजर्व मर्चेंट बैंकिंग सर्विस इन इंडिया वाज स्टार्टेड ओनली इन 1967 बाई ग्रिंडलेज, एक ग्रिंडलेज के द्वारा स्टार्ट करी गई थी और ये बैंक कौन थी, सिटी बैंक थी 1970 के अंदर। ये जो बैंक, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात किसकी कर रहे हैं, ये हम मतलब इसके पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर इसको हम सिस्टमैटिक तौर पे देखें, मतलब एक कह सकते हैं कि भारत के एक नेशनलाइज बैंक के फॉर्म में अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया। अब चूंकि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सिटी बैंक तो है ही नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस के आधार पे तो उसमें एसबीआई है, तो हम एसबीआई को ही सही ऑप्शन मानेंगे। अब मान लो अगर यहाँ सिटी बैंक होता, सपोज अगर इसमें सिटी बैंक होता तो हम सिटी बैंक को कर सकते थे ऑप्शन, लेकिन है नहीं तो इसीलिए हमने इसको लिया है। खैर क्वेश्चन 10, जीएसटी कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, फेडरल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, लोकल टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कौन सा टैक्स है, सेंट्रल, फेडरल, स्टेट, लोकल। आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो जीएसटी है वो कैसा टैक्स है, वो फेडरल टैक्स है, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो इसके कंसेप्ट को देखते हैं। कहा गया है कि द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द प्रपोज जीएसटी मॉडल, भारत के अंदर जीएसटी कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई सन 2017 के अंदर भारत के अंदर जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, फेडरल टैक्स है। दैट मीन्स कि जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक आपका स्टेट जीएसटी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कहाँ पूछ रहा है कि जो हमारे देश का 5वां बेसिकली प्लान था, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका ड्यूरेशन क्या था। तो उसका ड्यूरेशन था, ऑप्शन 4 है, 11 से 16, 12 से 17, 13 से 18 और 14 से 19। तो 12 से 17 तक चला था आपका कौन, पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।
डिफिसिट जो बजट है वो किसका इंस्ट्रूमेंट है? तो अभी हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा मैंने अभी थोड़े देर पहले एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो डिफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो किससे संबंधित है? तो डिफिसिट फाइनेंसिंग फिजिकल पॉलिसी से संबंधित है। हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया कि जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है वो किससे संबंधित है? फिजिकल पॉलिसी से। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से। जिस गवर्नमेंट जिस पॉलिसी के अंदर अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं मैंने मतलब मेंटेन करता है, वो होती फिजिकल पॉलिसी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहा होगा। क्वेश्चन है आपके पास डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। जो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट है, प्रछन्न बेरोजगारी बोलते हैं शायद इसे, ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से, कॉटेज इंडस्ट्री से, मीडियम स्केल से और लार्ज स्केल से। तो भाई जो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट है दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इनकम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देख लें क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में फिर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहा गया डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा लेबर किसी एक पार्टिकुलर काम के अंदर मतलब इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि क्या है यहाँ पे बेसिकली टू मेनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स। कहा गया तो बहुत मतलब काम कम है, जरूरत से ज्यादा जहां लेबर इंगेज है उसे हम बोलते हैं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इसका एग्जांपल इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है कि एक मान लीजिए किसी के घर में सपोज दैट 1 बीघे की खेती है, तो घर के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम जीडीपी इन इंडिया। भारत के अंदर किस सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है? ऑप्शन 4 है, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग सेक्टर। तो भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है किसका? सर्विस सेक्टर का, एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा योगदान नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब आप इसको देखेंगे, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन करें तो कहा गया है द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। और अगर हम लोग भारत के जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है 19-20 के अंदर वो 100.46 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन है 19-20 के अंदर। और अगर इसकी हम लोग परसेंटेज में से कैलकुलेट करें तो सर्विस सेक्टर अमाउंटिंग फॉर 54.77% ऑफ टोटल जीवीए, यानी टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का ये करीब करीब 54.77% है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर है। तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होंगे हम लोग। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन 15। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। कहा गया भारत के अंदर इनकम रिसीव हो या भारत के अंदर इनकम रिसीव हुई मानी गई है तो उस केस में किनके हाथों में टैक्सेबल होगी? ऑल एक्सेसीज, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी एक्सेसी। तो ऐसी कोई इनकम जो भारत के अंदर रिसीव हो या भारत के अंदर रिसीव हुई मानी गई है तो वो सारे एक्सेसीज को ये टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। इसका एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से इसको समझेंगे हम लोग। 4 कंडीशंस हैं, चारों को ध्यान से देखिएगा। ये पहले जो सेकंड जो इसका कॉलम है जिसके अंदर लिखा ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये नॉन ऑर्डिनरी है। एक है आपका नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। ध्यान से इन चीजों को समझते चलेंगे। तो पहले केस में कहा गया इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और आउटसाइड। तो भारत के अंदर इनकम कमाई गई हो या कमाई गई मानी गई हो, रिसीव चाहे वो भारत के अंदर हो, कमाई चाहे भारत के बाहर गई हो, चाहे कहीं कहीं कमाई गई हो, तो तीनों को पे करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी को भी, नॉन ऑर्डिनरी को, नॉन रेजिडेंट को भी। इसके अलावा दूसरे में कहा गया है कि इनकम विच अक्यूर्स और अराइज और डीम टू अक्यूर और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और अदर एल्स। इसका मतलब बेसिकली क्या था? कहा गया कि भारत के अंदर चाहे इनकम कमाई गई हो चाहे वो भारत के बाहर कमाई गई हो, यानी इनकम विच अकर्स और अराइज और डीम टू अकर्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर से उसका संबंध हो। उसका संबंध किसके हो? भारत के अंदर उसका संबंध हो, उसका जो कमाई का प्रोसेस है वो भारत के अंदर हो, भले वो भारत में रिसीव हो चाहे बाहर रिसीव हो, तो तीनों केसेस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन कहा गया इनकम विच अकर्स और अराइज आउटसाइड इंडिया, कोई इनकम जो भारत के बाहर कमाई गई है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फॉर अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। कहा गया भारत के बाहर इनकम कमाई गई, भारत के बाहर रिसीव की गई, बस शर्त क्या है कि वो उसका जो बिजनेस है वो भारत से कंट्रोल होता है।
तो उस केस में टैक्स किसको किसको देना पड़ेगा, एक तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को देना पड़ेगा, एक नॉन ऑर्डिनरी को देना पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा चौथा और आखिरी केस समझेंगे, इनकम विच अकर्स और एराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम भारत के बाहर रिसीव हुई और भारत के बाहर ही कमाई गई, उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्स देना पड़ेगा, बाकी केसेस में नहीं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन इन फ्यूचर आएगा तो शायद आप उसका आंसर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन इंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भारत सरकार का अगर कोई कर्मचारी है तो उस कर्मचारी को इंटरटेनमेंट अलाउंस पर जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उसे 5,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को इंटरटेनमेंट अलाउंस दैट मीन्स मनोरंजन भत्ता के रूप में 5,000 रुपये का डिडक्शन प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपसे पूछा जा रहा है द बेस ऑफ टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो टैक्स पे करने का बेस है वो क्या है, रेंट रिसीव है, एनुअल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है या म्युनिसिपल वैल्यू है। तो इसका जो बेस है आपका बेसिकली वो एनुअल वैल्यू है, यानी कि जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो टैक्स पे किया जाता है उसका जो बेस है वो क्या है, एनुअल वैल्यू। आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका आपको थोड़ा सा मैं कंसेप्ट भी बता देता हूँ। इनकम एनुअल वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे रखी हो चार की चारों चीज़ें, यानी आपके पास एमबी दे रखा है, एफआर दे रखा है और एसआर दे रखा है और एआर दे रखा है। एमबी का मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर का मतलब फेयर रेंट, एसआर का मतलब स्टैंडर्ड और एआर का मतलब एक्चुअल। तो इसका ढंग ये है कि हम पहले क्या करते हैं, इन चारों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें पहले निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालना होता है, एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकालते हैं, इसका रूल ये होता है कि एमबी एंड एफआर विच एवर इज ग्रेटर बट नॉट मोर देन एसआर। हमें एमबी और एफआर में देखना है कौन ग्रेटर है, और जो ग्रेटर होगा फिर उसे हम कंपेयर करेंगे किससे, एसआर से। तो अगर वो एसआर से ज़्यादा होगा तो हम एसआर को क्या करेंगे, फिर ले लेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। या एमबी और एफआर जो है वो एसआर से छोटा है, एमबी और एफआर जो है वो एसआर से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें का जो ग्रेटर होगा उसे ले लेंगे और फिर उसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा होगा वही आपका क्या होगा, बन जाएगा जीएवी। और इस जेबी में से हम क्या माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो आपका निकल के आ जाता है बेसिकली क्या, एबी। तो ये इसका निकालने का कंसेप्ट है जो आपके लिए अहम हो सकता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अंडर सेक्शन जो 37 का सबसेक्शन ए है, इसके अंदर इसका जो बेसिकली आपको डिडक्शन मिलता है वो किस तरीके के एक्सपेंसेस पे डिडक्शन मिलता है, रेवेन्यू पे, कैपिटल पे, बोथ पे या नॉट, मतलब नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब क्या है, नन ऑफ दीज। तो आपको अंडर सेक्शन 37A आपसे क्या बताता है, अंडर सेक्शन 37A आपसे ये कहता है कि आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे मिलेगा। दैट मीन्स कि कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। देखिए अंडर सेक्शन 37A इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आपसे कहता है वो कहता है कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्ड बाय एक्सेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। यानी कि पिछले साल किसी भी बेसिकली टैक्स पेई के द्वारा जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए गए हैं उस पर आपको छूट प्राप्त की जाएगी। तो आई थिंक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा आपको। इसकी दो शर्तें भी हैं। पहली शर्त क्या है कि वो जो आपके एक्सपेंसेस है वो अंडर सेक्शन 30 से लगा के 36 के बीच में नहीं आने चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि वो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपको डिडक्शन प्रोवाइड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया व्हेन अ पर्सन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम। कहा गया एक कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को गलत क्लेम करके रिड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब आप इस कंसेप्ट को समझ लें क्योंकि इससे ऑप्शन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखिए टैक्स इवेशन एक कैसी इनलीगल एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत एक करदाता गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का प्रयास करता है।
तो कोई ऐसा तरीका जिस तरीके का इस्तेमाल करके, यानी कोई टैक्स पेयर जहां पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को गलत तरीका इस्तेमाल करके कम करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत हम गवर्नमेंट के लूप होल्स का इस्तेमाल करके, गवर्नमेंट के टैक्स लॉ में कुछ कमियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस भी सिस्टमेटिकली ठीक चीज़ नहीं है, और टैक्स इवेजन तो गलत ही है, इलीगल ही है। और जो टैक्स प्लानिंग होता है वो ये बताता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इनकम टैक्स लॉ में टैक्स डिडक्शन करने के तरीके हैं, दैट मीन्स कि जितने भी डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80C से लगा के 80U तक, इसके अलावा और भी जो प्रोविजंस हैं, उन सभी प्रोविजन और एग्जम्पशन का फायदा उठा के सिस्टमेटिकली या लीगल वे में जब हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो वो होता है टैक्स प्लानिंग। तो आई थिंक तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो किस सेक्शन के अंदर फुलफिल किया जाता है। कोई भी इंडिविजुअल ITR किस सेक्शन में फुलफिल करेगा, ये बात किस सेक्शन में मेंशन है? तो ये मेंशन है अंडर सेक्शन 39 का सब सेक्शन ए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपने देखे, एक बात सीधी सीधी समझ आ रही होगी कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो जो स्ट्रेटजी आप UGC नेट के लिए यूज करते हैं उस स्ट्रेटजी से इधर नहीं काम चलेगा। वहां क्वेश्चन बड़ा लेंदी आता है, इधर क्वेश्चन कंसेप्चुअली नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा। इसलिए खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं उतनी कर ले। और इस दिशा में हमने कोशिश करी है कि सन 2004 से लगा के सन 2020 तक UGC नेट के जितने पेपर हुए हैं उन सारे पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे करंट सिलेबस से संबंधित हैं उन सब पर लगातार मैं डेली वीडियोज़ बना रहा हूँ, और डेली एक लेक्चर करीब 1 घंटे का मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं अगर वो रेगुलर वीडियोस देखेंगे तो यकीनन जो रिजल्ट की सिलेक्टेड लिस्ट होगी उसमें आपका नाम जरूर दिखेगा आपको। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो आपका 39A है आपका, बेसिकली वो किसके लिए बनाया गया है? आपका इनकम टैक्स रिटर्न के लिए बनाया गया। ये मैंडेटरी सेक्शन है और कोई भी भारत का निवासी जो कि इनकम टैक्स दायरे के अंदर आता है उसे हर हाल में इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपका सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे फॉरेन कंट्रीज हो, कोई भी हो, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए 21 आपसे क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग अ कंप्लेन, मतलब जो बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के अंदर जो 3 टायर रिजल्ट कमेटी, उसमें आपका जो पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके अंदर कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लेन फाइल की जा सकती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या कोई लिमिट नहीं है? तो यह लिमिट है, लिमिट बिल्कुल है। इसकी जो लिमिट है वो कितने की है? 2 साल की, यानी 2 साल के टाइम के भीतर आप अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जिसे हम जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, जो नेशनल कमीशन है, सेल नॉट एडमिट अ कंप्लेन अनलेस फिल्ड विद इन द 2 ईयर। तीनों के अंदर 2 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के बाद कंप्लेन लिखी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। हु प्रोपाउंड द वर्ड प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन जो शब्द है ये किसने सबसे पहले प्रोपाउंड किया? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। एल्टन मेयो, FW टेलर, उर्बिक और पीटर एफ डकर। तो किसने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया? इस क्वेश्चंस को आप कई सोर्सेज से ढूंढने की कोशिश करिएगा अपने तरफ से। मैंने जो सोर्सेज का यूज किया है उसके हिसाब से मुझे जो इसमें ऑप्शन समझ आया वो ऑप्शन नंबर डी समझ में आया। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग भी अपने सिरे से इसे आप तलाशिए। अगर इससे कोई सटीक आंसर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं। मैंने जो कोशिश करी उसमें मुझे पीटर एफ डकर ही समझ आया, इसलिए मैंने डी ऑप्शन को राइट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। जो जनधन योजना है वो किससे संबंधित है? मेरे सारे साथियों को इसके बारे में पता होगा, मोदी जी की लॉन्च की गई योजना है। तो पहला ऑप्शन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एनपीओ से संबंधित। तो जो जनधन योजना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित योजना है आपकी जनधन योजना। इस योजना से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको जानने चाहिए। ये जनधन योजना भारतीय के जो प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में योजना लॉन्च की गई थी। और बेसिकली इस जो योजना का जो पर्पस था वो पर्पस क्या था? द नेशन मिशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज।
भारत के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोलने का सिस्टम जारी किया गया, जिससे क्या हो गया, लोगों में सेविंग और बैंक डिपॉजिट अकाउंट और बैंकिंग की जो आदतें हैं वो धीरे धीरे डेवलप हों। इंश्योरेंस वगैरह, पेंशन फंड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे बढ़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बैंकों से कनेक्ट होंगे उनके अंदर ये आदतें ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट। भारत में जो कंपटीशन एक्ट सन 2002 आया वो किस एक्ट को रिप्लेस करके बना? तो कंपटीशन एक्ट पर एक हमने लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस करके मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। एक आपको कंपटीशन एक्ट पर कंप्लीट लेक्चर मिलेगा जो बहुत ही अहम है, और ये यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी चीजें उससे संबंधित वहां डिस्कस की हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसने रिप्लेस किया था एमआरटीपी एक्ट को, यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो है आपका ऑप्शन सी, इसको इसने रिप्लेस किया था, यानी कंपटीशन एक्ट ने एमआरटीपी को रिप्लेस किया था। कुछ फैक्ट आप इसके बारे में देख लें। देखिए, जो बेसिकली कंपटीशन एक्ट है आपका, कंपटीशन एक्ट बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि मार्केट के अंदर कंपटीशन हो। दैट मींस कि जो मोनोपोली वाली प्रैक्टिसेस है उनको खत्म किया जाए, मार्केट में कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जिससे कस्टमर्स का अल्टीमेट फायदा हो। तो इस बिहाफ पे कंपटीशन एक्ट सन 2002 के अंदर बनाया गया, जिसमें 2 अमेंडमेंट भी हुए थे। पहला अमेंडमेंट हुआ था 7 में और दूसरा 9 के अंदर, और ये भारत के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर इसे बनाया गया, जिसने बेसिकली एमआरटीपी एक्ट 1969, एमआरटीपी का एक्ट जो टाइम है वो क्या है 1969, इसने इसके केस को रिप्लेस कर दिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बेसिकली ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही अहम है। कहा गया है कि विड्रॉ ऑफ स्टेट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें से अगर स्टेट अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर लेती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें से सरकार जब अपनी ओनरशिप, अपनी मालिकाना हक को विड्रॉ कर लेती है, मतलब अपने जो पैसे लगाए थे वो निकाल लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो ये तो आजकल छाया हुआ है भैया पेपर वगैरह में और सोशल मीडिया पे, ये क्या, ये प्राइवेटाइजेशन है। जब भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से अपना शेयर या अपनी हिस्सेदारी का पैसा बाहर निकालती है, दैट मीन्स कि डिसइन्वेस्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और आजकल लोग तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ों की लगातार पिछले कुछ टाइम से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी भारत के अंदर किस देश को देखकर मोटिवेट हो गई? भारत के अंदर जो सेज कंसेप्ट लाया गया उसके पीछे किस देश का मतलब बहुत बड़ा रोल है, किस देश को देखकर हम मोटिवेट हो गए और हमने अपने यहाँ भी सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो घोषित कर दिया? तो पहला ऑप्शन चाइना, जापान, यूएसए और जर्मनी। 4 में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, चाइना। चाइना के अंदर सबसे पहले जो है वो बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन आया, मतलब इससे पहले और भी देशों ने यूज किया, लेकिन चाइना को देखकर भारत मोटिवेट हुआ और भारत ने अपने देश में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 23 की, जो कि 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक क्वेश्चन। कहा गया जो ट्रिपल पी आपका कंसेप्ट है वो किससे संबंधित है? तो ट्रिपल पी जो कंसेप्ट है आपका बेसिकली संबंधित है किससे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ट्रिपल सी नहीं भाई, ट्रिपल पी किससे संबंधित है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड इन इंडिया। भारत के अंदर पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 1947, 48, 49, 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज 1948। पहली जो पॉलिसी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो 1948 में आई थी। इससे जुड़े 1-2 फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेजोल्यूशन था 1948 में पास हुआ था, कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर। ये जो पास कब हुआ था? 1 अप्रैल 1948 के अंदर। और यही बेसिकली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत के आजाद होने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद ये पहली पॉलिसी है जो बेसिकली इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो बेसिकली शायद इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और बाकी जो चीजें हैं इससे संबंधित वो आप अपने आप से भी कुछ कोशिश करके इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख पा रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही अहम क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इफिशियंसी रेशियो, इफिशियंसी रेशियो के कौन से इसमें टाइप्स हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है कौन सा, डेप्थ इक्विटी रेशियो, दूसरा ऑप्शन दे रखा है करंट रेशियो, तीसरा वर्किंग कैपिटल रेशियो, चौथा जो दिया है आपका नेट प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन तो आपको विजिबल हो ही पा रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। जो टर्नओवर रेशियो होते हैं वो रेशियो बोले जाते हैं कौन से, इफिशियंसी रेशियो। तो एक मैं आपको चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस चार्ट से आपको इफिशियंसी रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन कौन से होते हैं और इफिशियंसी रेशियोज। तो देखिए जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं वो सारे के सारे रेशियो कैसे हैं, इफिशियंसी रेशियो। बस बिल्कुल ट्रिक याद रखो, टर्नओवर जिसके पीछे लगा हो वो क्या है आपका इफिशियंसी, चाहे वो अकाउंट टर्नओवर रेशियो हो, चाहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो, चाहे अकाउंट पेबल हो, चाहे वर्किंग कैपिटल हो, चाहे फिक्स एसेट हो या टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो जितने भी टर्नओवर रेशियो है वो कौन से रेशियो हैं, इफिशियंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 30 आपसे कह रहा है कि व्हेन फिक्स कॉस्ट 7000 एंड प्रॉफिट 3000, सेल्स 50,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो नॉट प्रॉफिट शेयरिंग। यानी अगर प्रॉफिट हो आपका 3000, फिक्स कॉस्ट हो कितनी, फिक्स कॉस्ट हो आपकी 7000, तो आपका जो पीबी रेशियो होगा वो क्या होगा। तो पीबी रेशियो निकालने का फार्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेस डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है सी डिवाइड बाई एस इंटू 100, ये इसका होता है बेसिकली फार्मूला। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है 7000, और आपके पास जो प्रॉफिट है वो 3000। तो प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी कंट्रीब्यूशन की, दैट मीन सी की। तो आप सी हो जाएगा आपका 10,000 और आपके सामने एस दे रखा है 50,000, इंटू करेंगे 100, आंसर आ जाएगा आपके कितना 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हायर देयर रेशियो इज मोर फेवरेबल। ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जब रेशियो आपका हायर होता है तो वो चीज आपके फेवर में होती है, लेकिन एक इसमें इकलौता ऐसा केस है जहां पर ये बात अप्लाई नहीं होती है। यानी जो इसमें नीचे चार में से एक ऐसी चीज है जो हायर होना आपके लिए फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल है। तो कौन सी चीज ऐसी है, वो है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अगर ज्यादा होगा तो आपके लिए नुकसानदायक है, मतलब अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, नुकसान वाली चीज है, और अगर ये कम है तो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 आपसे पूछ रहा है कि इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के समय जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व जनरल, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। तो शायद आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका प्रियोर प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए कैपिटल रिजर्व। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करिएगा, आप देख लीजिएगा, गूगल करके भी देख सकते हैं। बाकी कुछ चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखिए, जब आप कभी किसी भी रनिंग बिजनेस को एक्वायर करते हैं या किसी रनिंग बिजनेस को हायर करते हैं, यानी दैट मीन्स कि आप उस सिस्टम को हायर करके अपने में क्या कर रहे हैं, उसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको दो चीजें हो सकती है, या तो गुडविल हो सकता है, वो क्या, या तो क्या हो सकता है आपका हो सकता है कैपिटल रिजर्व। जैसे मान लो किसी रनिंग बिजनेस का को खरीदा 25 लाख रुपए में, दैट मीन्स उसकी नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटी करी तो आपकी वैल्यू आई 25 लाख, और पेमेंट आप कर रहे हैं इसमें इसके लिए 24 लाख रुपए का। तो जो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा मुनाफा है वो क्या, वो कैपिटल रिजर्व हो गया आपके लिए। ठीक है, तो आपको शायद चीज समझ में आ गई होगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 26 लाख पेड करते आप तो 1 लाख रुपए आपका गुडविल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33, द ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट। इसका फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ये तो यार बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 12th में रटा दिया जाता है बच्चों को। एक छोटा सा फार्मूला हम लोग अपने स्कूलिंग में पढ़ते थे, SON। हमारे सर बताया करते थे SON, याद रखो, सन। सन का मतलब क्या, S स्टैंड फॉर सैक्रिफाइसिंग, O स्टैंड फॉर ओल्ड, और ये क्या, न्यू। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू पूछ रहा है भैया, देखिए बचपन वाली बात यहाँ आपके काम आ गई। तो ओल्ड माइनस न्यू जो होता है आपका, वो होता है क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द फ्लो ऑफ फंड। इसमें से कौन सा जो आइटम है आपका फ्लो ऑफ फंड के अंदर शो किया जाता है। तो क्रेडिट सोल्ड ऑफ बिल्डिंग, इशू ऑफ बोनस शेयर, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ध्यान से समझिएगा, ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है।
अब पूछा आपसे क्या जा रहा है कि बेसिकली इसमें किस वाले एक्टिविटी से आपका फ्लो ऑफ फंड होगा, मतलब किससे आपका पैसा जनरेट मतलब फ्लो बढ़ेगा कैश का। तो अगर आप क्रेडिट कोई चीज़ बेचोगे, कोई असेट आपने उधार बेची तो ना पैसे आएंगे ना जाएंगे, तो यहाँ तो पैसे का कोई मतलब नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर किसको इशू करते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को कोई बोनस शेयर इशू करते हैं, तो बोनस शेयर में भी आपको कैश नहीं मिलता है, यानी अमाउंट नहीं आता है। इसके अलावा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट को अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसे ऐड करते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका फंड को जनरेट करने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 34 इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 34 में ऑप्शन सी जो होगा बेसिकली राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है कि शायद आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लिया जाए। इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इंक्लूडेड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी आती है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड रिसीव, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व और कैश पेड टू एम्प्लॉइज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है, ध्यान से समझ के बताना है आपको। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिविडेंड रिसीव, ट्रांसफर टू रिजर्व और कैश पेड टू एम्प्लॉइज। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कैश पेड टू एम्प्लॉइज जो है बेसिकली वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, ट्रांसफर करोगे रिजर्व में फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, डिविडेंड रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना कि फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में तो हम डिविडेंड पेड करते हैं। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, कौन सा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी ऑप्शन ए इसका जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहा गया कि प्रीमियम रिसीव ऑन शेयर कैन बी यूज्ड। जो शेयर पे हम प्रीमियम रिसीव करते हैं उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा ऑप्शन है रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा पेमेंट ऑफ डायरेक्टर फीस, चौथा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो जो प्रीमियम रिसीव होता है उसका इस्तेमाल ना हम डिविडेंड पेमेंट के लिए कर सकते हैं, ना डायरेक्टर की फीस दे सकते हैं, ना रिडम्पशन का डिवेंचर कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो प्रीमियम रिसीव होगा उससे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। इससे संबंधित बेसिकली फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। कई और भी चीज़ें आती हैं जिनके यहाँ पे हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम डिस्काउंट पे जो कोई चीज़ इशू करते हैं उस डिस्काउंट वैल्यू को भी हम लोग सेट ऑफ मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की बात कर रहे हैं। 37 के अंदर कहा गया इन कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फर्म मोनोपोली कंपटीशन फर्म, यानी कहा गया कि अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की तुलना करें मोनोपोली से तो मोनोपोली फर्म में क्या चीज़ें बेसिकली मतलब अलग हैं परफेक्ट कंपटीशन से। तो कहा गया इज स्मॉलर इन साइज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट, हैज मोर फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एग्जिट एंड स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप मोनोपोली कंपटीशन का परफेक्ट कंपटीशन से कंपेयर करें तो मोनोपोली स्मॉलर इन साइज नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है ये। आगे कहा गया प्रोडक्ट डिफर इन प्रोडक्शन, प्रोड्यूस डिफरेंट इन प्रोडक्ट, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। हैज मोर फ्रीडम, तो भैया मोनोपोलिस्टिक के अंदर फ्रीडम बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, एक ऑप्शन सही हो सकता है कि स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट। जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो इसे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने को बेहतर साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो यानी डी ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 के अंदर कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया डिफरेंस कर्व इज नॉट यूज्ड। तो डिफरेंस कर्व कहाँ यूज नहीं होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर, इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज, और जो लास्ट ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, आप जानते होंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व आपका बेसिकली इस तरीके के शेप में बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का तो है ही है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल होता है और सब्स्टिट्यूशन में भी यूज होता है, लेकिन फील्ड ऑफ एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक्सचेंज के अंदर बेसिकली ये इस्तेमाल नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक के लिए इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, सबके लिए होता है आपका, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाए, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। MC इक्वल टू MR होता है। वैसे इक्विलिब्रियम जो होता है बेसिकली वो क्या होता है आपका MC इक्वल्स टू MR। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है। आई थिंक यहाँ क्वेश्चन में कुछ बेसिकली टाइपिंग की मिस्टेक है, MC इक्वल्स टू AC लिखा गया है।
तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ए ऑप्शन ही राइट होना चाहिए। MC इक्वल्स टू MR ही होता है, वो शायद AC गलती से वहां पे हो गया, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और ऑल ऑफ पॉजिटिव साइंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है? प्रोस्पेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, पॉजिटिव साइंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कैसी है? प्रोस्पेक्टिव है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी इसके अंदर हैं जिन क्वेश्चंस को लेकर आयोग ने भी थोड़ा सा चेंजेस किए थे, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत लगे। तो जहां पे कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट में करिएगा, तो उस पर बाद में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए इसमें प्रेस्क्रिप्टिव होना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो कैसा है? प्रेस्पेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए कहा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रेस्क्रिप्टिव नेचर। ये कैसा है? नॉर्मेटिव या प्रेस्क्रिप्टिव नेचर है। एंड इट सजेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के एप्लीकेशन की बात करता है। तो विद द रिकॉर्ड टू पॉलिसीज फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर प्लानिंग। जो कि होती हैं पॉलिसीज वो कैसी होती हैं? डिसीजन मेकिंग से संबंधित, फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित, इस तरीके की इसकी बेसिकली होती हैं आपकी क्या पॉलिसीज। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, इसका जो आंसर होगा पर्सपेक्टिव ही सही होना चाहिए। क्वेश्चन 41 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है, सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो सप्लाई कर्व एक फर्म की कहां से ड्राइव होती है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, फिक्स कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट से और टोटल कॉस्ट कर्व से। तो जो सप्लाई कर्व होता है बेसिकली वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व से ड्राइव होता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। कुछ चीजें आपको यहां समझनी है इससे संबंधित। देखिए सप्लाई कर्व फॉर कंपटीशन इंडस्ट्री इज जस्ट हॉरिजॉन्टल एंड सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कहा गया कि जो आपकी कंपटीशन फर्म होती हैं उस केस में सप्लाई कर्व कैसा होता है? आपका मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल होता है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम फिर और क्वेश्चंस को बाकायदा एनालाइज करें तो शॉर्ट रन कंडीशन के अंदर भी, जो शॉर्ट रन कंडीशन होती है आपकी, मतलब उसके अंदर भी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है सप्लाई कर्व में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन जो सही होगा आपका वो क्या होगा? सप्लाई कर्व भी इसका हो जाएगा। सॉरी, सप्लाई कर्व नहीं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसका सही ऑप्शन होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया है और प्रोपोर्शनल मेथड इस्तेमाल करना है। प्रोपोर्शनल मेथड आप जानते होंगे, ED इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q वाला मेथड यूज करना है। तो आपके पास यहाँ पे Q1 दे रखा है 20,000, Q2 दिया 25,000। तो डेल्टा Q जो हो जाएगा आपका वो डेल्टा Q हो जाएगा कितना? 5,000। इसके अलावा P1 P2 10 और 8, यानी डेल्टा P होगा कितना? डेल्टा P हो जाएगा 2 रुपये। अब आपको क्या करना? P बाई Q। P का मतलब पुरानी क्वांटिटी, तो पुरानी क्वांटिटी थी आपकी 10, सॉरी पुराना प्राइस 10 था और पुरानी क्वांटिटी थी आपकी कितनी? 20, यानी 20,000। तो यहाँ से अगर आप कट पेस्ट करेंगे तो 5 से 20 को काटेंगे 4 आएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ऊपर है 10 नीचे है 8, डिवाइड कर दीजिए तो 1.25, यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर इज शुड बी हैव 53 मतलब वीक। कहा गया कि एक जो लीप ईयर होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है उसके अंदर आपके बेसिकली होते हैं कितने? 53 सप्ताह पड़ते हैं। तो उसमें जो 53 सप्ताह पड़ेंगे उसका जो एडिशनल दिन होगा वो वेडनेसडे होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका 1/7 होगा, क्योंकि सप्ताह में जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वो कौन सा? एक ही दिन होगा। एक्स्ट्रा दिन मतलब जो होगा वो बस एक होगा और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में वेडनेसडे आने की जो पॉसिबिलिटी हो कितनी? 1। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? 1/7। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 मिनट, वो शायद गलत लग गया भाई, आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका जो होना चाहिए राइट वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/7 होगा। बाय मिस्टेक वहां पे जो ऑप्शन चूज कर दिया गया है वो 1/135 है, वो गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका बी सही होगा। खैर यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया है, थोड़ा सा आप कोशिश करके इसको समझ सकते हैं। मैं कुछ कोशिश करके इसको बताने की समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले स्टेप में देखें तो जो वो एक दिन है, तो एक दिन क्या वो ऑड ही डे आपका हो गया, ठीक है। अब सप्ताह में दिन कितने होते हैं? संडे मंडे से लगा के 7 दिन होते हैं। तो यानी कि जो आपके पास टोटल आउटकम है वो कितने हैं? 7 हैं। और आने की पॉसिबिलिटी क्या है? वेडनेसडे। तो 7 में से एक ही आने की पॉसिबिलिटी है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1/7 ही इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 प्लस में देन द कोफिशिएंट ऑफ एलिएशन शुड बी।
तो इस केस में जो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी आपके पास जो 0.8 है इसका स्क्वायर निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 0.64, 1 से माइनस करिए तो आपका 0.36 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका फार्मूला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका नोट्स आप देखिए, इसके फार्मूले से आप ये वाला फार्मूला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका सही ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए जो नेक्स्ट है दैट इज, 1 मिनट का टाइम, 46। शायद हम लोग गलत जगह पहुंच गए क्या, नहीं बिल्कुल सही दिशा में ही शायद चल रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन शायद स्किप हो गए हैं या क्या कुछ है दिक्कत, वापस चेक कर लेते हैं। 44 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 44 का सोल्यूशन भी हो गया था, 44 के बाद 45 डिस्कस करना था। बिल्कुल देखिए 45 में कहा जा रहा है कि बी एक्स वाई जो है माइनस का 0.6 है और बी वाई एक्स माइनस का 0.7 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू तो भाई निकालना आता ही है। अगर आपको आर निकालना हो तो आर का फार्मूला होता है रूट के अंदर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो रूट के अंदर अगर आप निकालेंगे तो 7 और इनको मल्टीप्लाई करिए तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 0.42, और 0.42 की अगर आप रूट वैल्यू निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी 0.65 ऊपर वाला होगा, क्योंकि माइनस में वैल्यू है तो दोनों माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो प्लस के अंदर आएगा, 0.648 आएगा। अल्टीमेट जो निकलेगा वो 0.648 होगा, तो उसे 65 कंसिडर कर लिया गया, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा माइनस नहीं होगा, आंसर प्लस के अंदर आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेगुलेशन का फार्मूला आप सभी को मालूम होगा, यहां से स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन रिसर्च वर्क। तो सैप, ईआरपी, एसपीएसएस, टैली। तो सभी जानते हैं कि सैप जो होता है बेसिकली एसपीएसएस, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसे हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी रिसर्च वर्क के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे स्टैटिस्टिक्स का अगेन क्वेश्चन है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होता है आपका, कौन उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम गुडनेस ऑफ फिट के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी टेस्ट हैं जो यूज में आते हैं, जो शायद आने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पे देखिए एक काई स्क्वायर टेस्ट आता है आपका, कोलमो-गोरो टेस्ट आता है आपका, इसके अलावा एडरसन डार्लिंग टेस्ट आता है और सिपीरियो-विल टेस्ट आता है। तो ये कई टेस्ट हैं जो कि बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की बात करी जा रही है। 48 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। तो निम्नलिखित में से सिंगल यूज प्लान कौन है। तो एक तो पॉलिसी है, प्लान है, स्ट्रेटजी है, मेथड है। तो पॉलिसी भी सिंगल यूज नहीं होती है, स्ट्रेटजी भी सिंगल यूज नहीं होती, मेथड भी सिंगल यूज नहीं होता है, सिर्फ स्पेसिफिक जो प्लान्स होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं। दैट इज ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ कुछ टाइप ऑफ प्लान की बात कर ले रहे हैं, जैसे कि जो सिंगल यूज प्लान है उसमें कुछ और प्लान है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस पे वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कहा गया जो सिंगल यूज प्लान होते हैं ये ऐसे प्लान होते हैं जो नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान। ये हमेशा क्या होते हैं, एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं, और ये भी ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गए, बजट हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, ये सब क्या, ये सब सिंगल यूज प्लान के अंदर आते हैं। 1949 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 49 में कहा गया है कि इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। मैनेजमेंट के फील्ड में जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस है वो किससे संबंधित है। मैनेजमेंट के फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंट्रोलिंग से संबंधित है, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो है आपका कम्युनिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑर्गेनाइजिंग होगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। कहा गया है द बैलेंस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन अलोंग विद यूनिटी प्रोपोर्शन। यानी बेसिकली कहा जा रहा है कि
जो भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम बहुत बैलेंसिंग हो, हर चीज़ क्या हो, बाकायदा प्रॉपर बैलेंस्ड हो। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित। आखिरी क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, उनमें का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 4 इलेक्टिव है इसी पेपर में, तो उस 4 इलेक्टिव का एक इलेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, 3 इलेक्टिव पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे हम लोग। आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड इज द पार्ट ऑफ। स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट करना किसका पार्ट है, डिसीजन मेकिंग का है, कंट्रोलिंग का है, ऑर्गेनाइजिंग का, रिक्रूटमेंट का। तो भैया इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि स्टैंडर्ड सेट करना कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। हमने अभी एडवर्टीजमेंट नंबर 46 के 50 वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जो क्वेश्चंस सभी के लिए कंपलसरी थे। अब हम बात करेंगे 4 इलेक्टिव पेपर्स की। 4 इलेक्टिव पेपर्स में हमारे पास अकाउंट्स होता है, HRM होता है, मार्केटिंग होता है और इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। तो जो और सब में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो 50 तो आपको ये जो हमने कर दिए ये सॉल्व करने होते हैं और इनमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना होता है, उसके टोटल 20 क्वेश्चन करने होते हैं, बाकी को टच नहीं करना होता है। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया, ये 50 के, अब हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल के 20 क्वेश्चन करेंगे और अभी 60 क्वेश्चन बचेंगे इस पेपर के जो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। इलेक्टिव पेपर की बात करने जा रहे हैं और अकाउंटिंग और फाइनेंस की बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको विजिबल हो पा रहा होगा। कहा गया व्हेन अ कंपनी टेक ओवर अनदर, व्हेन अ कंपनी टेक ओवर अनदर वन एंड क्लियरली हैज अ न्यू ओनर द एक्शन इज कॉल्ड। बहुत ध्यान से समझिए, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर अपने आप कर देंगे आप। कहा गया एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को क्या किया, टेक ओवर किया और बाद में उसकी जो ओनरशिप है वो अपने नाम से हो गई, यानी कि एक न्यू ओनरशिप हो गई। तो ये क्या होगा, ये मर्जर तो नहीं हो सकता, स्ट्रेटजिक एलियंस है नहीं, तो फिर है क्या, तो ऑब्वियसली एक्विजिशन होगा। यानी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं और उसे एक नई ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एक्विजिशन। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट ना हो, आपके कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए एक इसका हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मर्जर और एक्विजिशन जो है बेसिकली एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं जिनमें बहुत बारीक डिफरेंस है। तो बारीक डिफरेंस को समझिएगा। कहा गया व्हेन वन कंपनी टेक ओवर अनदर एंटिटी एंड इस्टेब्लिश इटसेल्फ अ न्यू ओनर, यानी एक कंपनी को आपने क्या किया, खरीदा, टेक ओवर किया और उसमें आपने न्यू ओनरशिप दिखा दी, तो इस परचेज को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन। और मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी को हम अपने के अंदर मिला लेते हैं, हम वहां पे नई ओनरशिप नहीं दिखाते हैं, वो बेसिकली क्या हो जाता है, मर्जर। तो थोड़ा सा अंतर है और उसी अंतर के आधार पर इसका एक्विजिशन ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन इंडिया हैज प्रीडोमिनेंट शेयर इन डेप्थ मार्केट। तो भारत के अंदर कौन सा जो मार्केट है वो प्रीडोमिनेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, कॉर्पोरेट इक्विटी या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। भारत के अंदर कौन सी जो एलिमेंट है नीचे 4 में से जो क्या है, प्रीडोमिनेंट है किसमें, डेप्थ मार्केट के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर, चेक कर लेते हैं, वैसे मुझे इसमें सी ऑप्शन सही लग रहा है, आई थिंक ए ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है आपसे डेप्थ मार्केट रेफर्स टू द फाइनेंशियल मार्केट। डेप्थ मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल डेप्थ सिक्योरिटी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, यानी जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड्स के फॉर्म में क्या करते हैं, लोग सेल परचेज करते हैं। तो जो बॉन्ड्स के फॉर्म में सेल परचेज करते हैं ये क्या एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, बेसिकली ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बेटर पार्ट होता है और ये हमारे एशिया के अंदर जो है वो क्या है, सबसे फेमस चीज़ है। तो डोमिनेंट कैटेगरी के अंदर आता है भारत की जो डेप्थ मार्केट है उसमें डोमिनेंट कैटेगरी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड कम रिस्की होते हैं, भारत का आदमी रिस्की काम करना कम पसंद करता है। तो इसीलिए बेसिकली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है किसके अंदर, इंडियन डेप्थ मार्केट के अंदर। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया द रेट ऑफ डिस्काउंट एट एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो इज नोन एज। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से टेक्निक कैपिटल बजटिंग की जिसमें बेसिकली जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, एनपीवी उसकी जीरो होती है। तो किसमें जीरो होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर एनपीवी क्या होती है, जीरो होती है। अगर वैल्यू आपकी जीरो से ज्यादा आ जाए तो एक्सेप्टेड होगा, जीरो से कम होगा तो रिजेक्टेड होगा। इस कंसेप्ट को देखा जा सकता है यहां से।
क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि बेसिकली जो एनपीवी होगी आपकी, यानी कि आईआर एक ऐसा तरीका जिसके अंदर कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीरो। आगे है इंटरनल रेट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी टेक्निक है जो बेसिकली नेट प्रेजेंट ऑफ जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है आपकी बेसिकली कैश इनफ्लोज की, उन वैल्यूज को जीरो के इक्वल हो जाए। तो जीरो के इक्वल हो जाएगी तो वो क्या होगा, एनपीवी। इसमें हम ऑप्शन डिसीजन कैसे लेंगे? डिसीजन का तरीका क्या है कि अगर आपकी जो आईआरआर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो क्या है, एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा, और अगर आईआरआर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एराइज हो सकता है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। राइट ऑप्शन जो है बेसिकली इसमें आईआरआर यानी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा गया स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, रीजनल है या कॉर्पोरेट है। तो जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या, वो सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंट्रल सब्जेक्ट है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपसे पूछ रहा है अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। अमेलगमेशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज में आता है? AS4, AS10, AS14, AS20। सभी को शायद पता होगा कि AS14 जो है बेसिकली अमेलगमेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमेलगमेशन है वो बेसिकली 14 इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। द इसेंशियल टूल यूज्ड फॉर मेजर्स ऑफ कंपनी रिस्क। तो कंपनी रिस्क को मेजर करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को लेकर देखिए कुछ डाउट्स हैं। तो अगर आपको इसमें कोई और बेटर ऑप्शन लगे तो आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आयोग में भी शायद ये क्वेश्चन चैलेंज किया गया था। तो मीन, मीडियन, वेरिएंस या कोवेरिएंस, तो इसका बेसिकली जो राइट ऑप्शन होना चाहिए, यानी जो बेसिकली स्टैटिकल टूल कंपनी की रिस्क को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका डी ऑप्शन राइट होना चाहिए, कोवेरिएंस। फिलहाल अवेलेबल ऑप्शन के हिसाब से डी हमने चूज किया है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझें तो कंसेप्ट आपसे कुछ और ही बात कहता है। कहा गया स्टैटिकल के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा, जो बीटा है आपका, ये दोनों टूल जो है बेसिकली रिस्क को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और जो बीटा है ये दोनों रिस्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ये टोटल रिस्क को बताता है, और बीटा जो है वो किसको, मार्केट रिस्क को बताता है। तो उस हिसाब से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे कोवेरिएंस को यहाँ पे ऑप्शन सही किया है। अगर इसका कोई और सटीक आंसर है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे तो कहा गया कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट कौन था। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट था आपका नस्दाक, NASDAQ, ये पहला बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट था। सी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। इसमें अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम इंफॉर्मेशन पढ़ें तो कहा गया है नस्दाक एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो बाइंग एंड सेलिंग करता है किसकी, सिक्योरिटीज की। तो ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज मार्केट है, और वर्तमान समय में भी जो बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर है। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी गेम्स इंक्लूडिंग एप्पल, फेसबुक आर लिस्टेड इन नस्दाक। यानी जो बड़ी बड़ी संस्थान है, चाहे एप्पल हो चाहे फेसबुक हो, ये सब आपके जो नस्दाक के अंदर लिस्टेड है। चलिए खैर इस क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 8 की तरफ। द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ रेजिडेंशियल क्लेम। रेजिडेंशियल क्लेम के लिए कौन सी फाइनेंशियल मार्केट यूज होती है? पहला ऑप्शन है डेप्थ मार्केट, दूसरा इक्विटी मार्केट, एक्सचेंज मार्केट और ओवर द काउंटर ट्रेड। ये क्वेश्चंस भी थोड़ा सा आपको डाउटफुल लगेगा। डेप्थ मार्केट, इक्विटी मार्केट, एक्सचेंज ट्रेड और ओवर द टाइम काउंटर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें जो मुझे आंसर सही लग रहे हैं उसमें मुझे डेप्थ मार्केट और इक्विटी मार्केट दोनों सही लग रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कहा गया है कि डेप्थ मार्केट इट इज द मार्केट वेयर फिक्स बॉन्ड एंड डिवेंचर और बॉन्ड आर एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स। और इक्विटी के अंदर भी क्या होता है, ये भी आपको डील विद इक्विटी। तो नेचर ऑफ क्लेम जो है आपका वो डेप्थ इक्विटी दोनों का है। तो इसमें ऑप्शन ए बी दोनों सही लग रहे हैं, बट फिलहाल एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए था। तो उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट माना गया है बोर्ड के माध्यम से, वो मतलब आप अपने हिसाब से आप देखिएगा और आप कोशिश करिए कमेंट के अंदर बताइए कि कौन सा इसमें और बेटर हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो एक्सचेंज और एक्सचेंज ट्रेड मार्केट की थोड़ी बात कर लेंगे और ओवर द काउंटर मार्केट की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है आगे हो सकता है क्वेश्चन में पूछे जाए। देखिए, एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ट्रेड मार्केट विच रेफर्स टू सेंट्रलाइज एंड रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट।
एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक सेंट्रलाइज और रेगुलेटेड बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट है, वेयर सिक्योरिटीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स, जो कंपनीज की जो सिक्योरिटी, कमोडिटी और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करी जाती है स्टॉक ब्रोकर और ट्रेडर्स के अंदर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। अगर ओवर द काउंटर मार्केट की बात करें तो एन ओवर द काउंटर मार्केट जैसे ओटीसी मार्केट इज अ डिसेंट्रलाइज मार्केट इन विच मार्केट पार्टिसिपेंट ट्रेड स्टॉक। इसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं और करेंसीज के अंदर करते हैं। इसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट बिटवीन टू पार्टी विदाउट सेंट्रल एक्सचेंज और ब्रोकर। ऊपर वाले में ब्रोकर की जरूरत होती है, इसमें ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मार्केट है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, सेलिंग एंड बाइंग होती सिक्योरिटीज की, करेंसीज की विदाउट ब्रोकर एंड सेंट्रल एक्सचेंज। तो ऑप्शन सही क्या होगा, ओवर द काउंटर मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा गया है कि इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी यूनिक रिस्क इज आल्सो नोन एज। यूनिक रिस्क कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से बताना। यूनिक रिस्क कौन सी है, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक, नॉन डाइवर्सिफाइड या मार्केट रिस्क। तो यूनिक रिस्क कौन सी होती है, यूनिक रिस्क आपकी जो होती है ऑप्शन बी अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम यूनिक रिस्क भी कहते हैं। थोड़ा सा आप यहां से इसके बारे में जानेंगे। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज आल्सो नोन एज यूनिक रिस्क। कहा गया इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिस्क, नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, रेजिडुअल रिस्क और डाइवर्सिफाइबल रिस्क। तो इसके देखिए कई नाम हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क यूनिक रिस्क भी है, स्पेसिफिक भी है, नॉन सिस्टमैटिक है, रेजिडुअल है और डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। तो कई ऑप्शन हैं इसमें, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा बेसिकली वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कहा गया द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब इस्तेमाल करी थी, एनएससी ने 1992, 1994, 5 और 2002। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सन 1992 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल करा दी जा रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग प्यार से एनएससी कहते हैं, ये लीडिंग गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक एक्सचेंज है भारत के अंदर, जो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एनएससी वाज एस्टैब्लिश 1992, ये भारत में 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसने क्या किया था, डीमेटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन द कंट्री। भारत में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज को इसने क्या किया, स्टार्ट किया और फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था भारत के अंदर जिसने आपको फुल्ली स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। तो 1992 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग का कौन पार्ट है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, सस्टेनेबल, शैडो और एनर्जी। तो भैया सोशल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सोशल अकाउंटिंग के अंदर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो इन्वायरमेंट अकाउंटिंग होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सोशल अकाउंटिंग के नाम। सोशल अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल अकाउंटिंग को हम लोग सोशल ऑडिट, सोशल अकाउंटेबिलिटी, सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट सोशल। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग, कई नाम से जानते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक प्रोसेस है जो बेसिकली सोशल और इन्वायरमेंटल इफेक्ट को क्या करता है, कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इससे संबंधित अब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। कहा गया द परमानेंट वर्किंग कैपिटल जनरली फाइनेंस्ड। जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो कहां से फाइनेंस की जाती है, लॉन्ग टर्म फंड से, गवर्नमेंट असिस्टेंस से, इंटरनल फाइनेंसिंग या शॉर्ट टर्म लोन से। तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो ज्यादातर कहां से फाइनेंस की जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड से ये फाइनेंस की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल की गई आपके लिए। देखिए कहा गया कि एवरी बिजनेस नीड फाइनेंस टू एसेट। कहा गया हर बिजनेस को अपनी एसेट को फाइनेंस करना होता है, एसेट और एक्टिविटीज को। इसके लिए उसे बेसिकली फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास जो भी बेसिकली वर्किंग कैपिटल होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, जैसे प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या है, कहा गया है कि दीज एसेट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। आप वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बात मत समझिएगा।
परमानेंट वर्किंग कैपिटल में आपकी जो परमानेंट एसेट्स होती है उनको कंसिडर किया जाता है। तो ये हमेशा क्या होती है, इनका जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए ही फाइनेंस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इससे संबंधित 13 क्वेश्चंस की इस पेपर से रिलेटेड, तो इसके अंदर कहा गया इन केस ऑफ प्रोजेक्ट इज डाइवर्सिफाइबल अंडर कैपिटा रेशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रीजल। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वो मेथड है जो डाइवर्सिफाई भी है आपका, डाइवर्सिफाई अंडर कैपिटल, रैशनिंग भी है आपका और अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट है बेसिकली, यानी कि डाइवर्सिफाइबल मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो डाइवर्सिफाइबल नेचर का हो, रैशनिंग के नेचर का हो, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक बेटर होगी, तो उसके लिए जो टेक्निक बेटर होगी वो होगी ऑप्शन बी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक जो होती है वेरिंग सिक्योरिटीज, यानी जो सिक्योरिटी वेरी करती हैं, दैट मीन्स उन्हें हम अलग अलग जगह लगा सकते हैं, उन सिक्योरिटीज को एनालाइज करने के लिए यूजफुल होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आल्सो नोज एज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो, हम इसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो के नाम से जानते हैं एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। क्योंकि एग्जाम का नेचर है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो हो सकता कभी पूछ ले कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को और किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि रेशियो ऑफ पे ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके संबंध में कुछ चीजें बताएगा। यानी इट इज यूजफुल टूल फॉर रैंकिंग प्रोजेक्ट बिकॉज इट अलाउज यू टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि बेसिकली एक जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट का एक जो पार्ट कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर कितना आपको रिटर्न होगा, ये बेसिकली ये बताने का काम करता है। तो जो एक मतलब इन्वेस्टमेंट को कई पार्ट में इन्वेस्ट किया, दैट मीन्स क्या कि आपने अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई किया, तो उस केस में आप समझ पा रहे होंगे। यानी पोटेंशियल प्रोजेक्ट आर एबल टू डिवाइड, हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, कई पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड एनी फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मे बी अंडरटेकन एंड रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट द एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आ रही होगी बात। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो डाइवर्सिफाई किया जाए, अलग अलग डिवाइड किया जाए, उन सब की इंडिविजुअल रिटर्न को निकालने का जो काम करता है वो करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 14 की, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग किसके अंदर प्रोहिबिटेड है, कंजर्वेटिव कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर और एरियर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका सी ऑप्शन सही है। कन्वेंशन ऑफ जो डिस्क्लोजर होता है ये विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिट करता है, इसे बैन करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि यार ये विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, तो ये बिल्कुल जानना चाहिए आपको। देखिए इसके बारे में, जो बेसिकली विंडो ड्रेसिंग है वो क्या है। तो विंडो ड्रेसिंग क्या चीज है, कहा गया विंडो ड्रेसिंग इज अ एक्शन टेकन टू इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल सिस्टम। यानी विंडो ड्रेसिंग एक एक्शन है जो कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपीयर करने का तरीका है, पब्लिक को दिखाने का जो तरीका है, उस सिस्टम को अप्रूव करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की गई है। कहा गया विंडो ड्रेसिंग इज पार्टिकुलरली कॉमन व्हेन अ बिजनेस हैज लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कहा गया ये विंडो ड्रेसिंग चीज कब तब बेहतर हो सकती है जब एक कंपनी में ज्यादा शेयर होल्डर्स हों और बेसिकली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को क्या करना है, दिखाना है। यानी जो भी डे टू डे सिस्टम है बिजनेस का वो प्रॉपरली उन्हें दिखाना है। ठीक है, यानी विंडो ड्रेसिंग का एक ऐसा एक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पब्लिक को दिखाने का तरीका है, जो अपने शेयर होल्डर्स को शो करने का तरीका है, उसे दुरुस्त बनाना, उसे क्या करना, बहुत इफेक्टिव तैयार करना। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, इट में आल्सो यूज्ड व्हेन द कंपनी वांट टू इंप्रेस लेंडर टू क्वालिफाई फॉर अ लोन। भाई कंपनी आपके स्टेटमेंट, कंपनी को स्टेटमेंट कब दिखाने पड़ते हैं, जब कंपनी को बाहर से लोन लेना हो। तो जब बाहर से लोन लेंगे तो बाहर का पर्सन आपके स्टेटमेंट को चेक करेगा और स्टेटमेंट जब सही होगा उसी के आधार पर वो काम करेगा। तो यानी इफ अ बिजनेस क्लोजली हेल्ड द ओनर आर यूजुअली बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंपनीज रिजल्ट। तो कंपनी को लोन कहां से मिल सकता है इसकी सही जानकारी बाहर वाले से पहले किसको होनी चाहिए, कंपनी के अंदर के लोगों को। यानी मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली विंडो ड्रेसिंग जो सिस्टम है वो हमारे कंपनी के स्टेटमेंट को बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से क्या करना, मेंटेन करके रखना और मेंटेन करके उन्हें दिखाना। तो कहा गया कि जो कौन सा कन्वेंशन है जो इससे क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। तो आपका जो बेसिक जो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है वो इससे संबंधित है। यानी कि जो विंडो ड्रेसिंग है उस चीज को प्रोहिबिट करने का काम करता है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। आई थिंक इससे संबंधित जो भी डाउट्स होंगे आपके वो शायद क्लियर हो गए होंगे।
अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखिए बात करेंगे, एक चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहा गया एथिक्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग, द इंटायर कंसेप्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग इज डायरेक्टली इज क्लियरली अनएथिकल सिंस इट इज misleading, also it merely robs result from future period in order to make current period look better। इसका बेसिकली मतलब कहा गया कि ये विंडो ड्रेसिंग है ये अनइथिकल एक्टिविटी है। अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात समझें तो बिजनेस के अंदर की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो किसी व्यक्ति को अननेसेसरी शो करना भी तो अनइथिकल है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनइथिकल एक्टिविटी है और ये उन्हीं लोगों को मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हर किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स दिखाना भी ठीक चीज़ नहीं है। फिलहाल जो विंडो ड्रेसिंग है आपकी वो किसके अंदर आती है, आपकी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन 15, विच वन इज नॉट द फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट। तो न्यू इशू मार्केट का कौन सा फंक्शन नहीं है, ओरिजिनेटिंग ऑफ सिक्योरिटी, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन जो है बेसिकली ये न्यू इशू मार्केट का फंक्शन नहीं। न्यू इशू मार्केट ओरिजिनेट करती है, अंडरराइटिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इन तीनों चीज़ों को शामिल किया है। ओरिजिनेटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक जो नई इशू मार्केट होगी वो क्या करेगी, वर्क्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालाइज द प्रोसेसिंग ऑफ न्यू प्रपोजल। न्यू प्रपोजल यानी को क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, ये होता है ओरिजिनेटिंग। अंडर राइटिंग का बेसिकली क्या मतलब होता है, अंडर राइटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अंडर राइटिंग इंटेल एन एग्रीमेंट वेयर अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू टेक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्टॉक। बेसिकली इसका अंडर राइटिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक जो कंपनी होती है, जो बेसिकली आपकी जो न्यू शेयर मार्केट है वो क्या करती है कि अलग अलग सिक्योरिटीज को क्या करती है, एनालाइज करने का काम करती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मतलब शेयर खरीदने लोग हैं, उनको क्या करती है, मतलब बेसिकली एनालाइज करती है और देखती है कि किस मतलब कौन सा पर्सन जो है वो किसके लिए इंटरेस्टेड है और किसको क्या चीज़ सब्सक्राइब करनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी वो उसके फेवर में क्या करती है, वो उसके फेवर में आपसे एक पर्टिकुलर कमीशन भी चार्ज करती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको तो नहीं समझ है कौन सा शेयर बेटर होगा, आपने क्या किया, न्यू इशू मार्केट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराया, आपने अपनी कंडीशन बताई, अब आपके लिए वो क्या करेगी, बेसिकली शेयर खरीदने का काम करेगी, सिक्योरिटीज को एनालाइज करने का काम करेगी। तो ये क्या अंडर राइटिंग जो कमीशन चार्ज करेगी। और लास्ट आपका जो बेसिकली था वो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके लिए सिक्योरिटीज परचेज करने का भी काम करेगी। 16 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर कौन से पार्ट जो है नहीं आता, कौन सा एलिमेंट, तो रेवेन्यू पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा इन्वेस्टमेंट है, तीसरा बजट है, चौथा प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू के अंदर कौन सी चीज नहीं आती है, चार में से एक ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, रेवेन्यू की नहीं बात कर रहे थे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर कौन सी चीज नहीं आती है, इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बजट नहीं आएगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बात किसकी करती है, रेवेन्यू की, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट की, ये नहीं बजट की कोई बात ये नहीं करता। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के संबंध में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए, कई चीजें इसके अंदर और आती हैं। जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कॉस्ट सेंटर्स आते हैं आपके, डिस्क्रिमिनेटिव सेंटर आते हैं, रेवेन्यू सेंटर आता है, प्रॉफिट आता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर आता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कॉस्ट होगा आपका, कॉस्ट सेंटर होगा, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, बजट की बात नहीं करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड, भारत के अंदर पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कौन है, कोठारी पयनीर, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल और आईडीएफसी। तो पहला जो हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर का म्यूचुअल फंड था वो कोठारी पयनीर था। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं एक इंफॉर्मेशन और, जो कोठारी पयनीर है बेसिकली आपका जो ये आज के डेट में मर्ज हो गया है किसके अंदर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक संस्था है उसके अंदर ये मर्ज हो गया है। इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड, रजिस्टर्ड हुआ था 1993 जुलाई के अंदर। 18 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल रिसोर्सेस, एक जो कंपनी है उसके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस सारे अगर रिसोर्सेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट, इम्प्लिसिट या सिंपल एवरेज। तो सारे कंपनीज की जो सिक्योरिटीज है उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी कंपोजिट कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 18 का बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंपोजिट यहाँ आप देख सकते हैं। तो कंपोजिट का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है, शेयर, डिवेंचर, लोन, बॉन्ड्स, इन सभी की जो कॉस्ट होती है वो कंपोजिट कॉस्ट होती है। 19 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका जो नहीं है वो SPSS, क्योंकि SPSS जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, SPSS बेसिकली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोप्राइटर रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी। तो डेप्थ एंड इक्विटी के बीच की रिलेशनशिप निम्नलिखित में से कौन बताता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, एसेट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से सोचिए, देखिए आप यहां पर प्रोप्राइटरशिप रेशियो की नहीं बात करेंगे, दिमाग आपको उधर ना जाए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से समझें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डेप्थ और इक्विटी की जो रिलेशन है वो कौन बताता है? वो बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेप्थ है, कितना और इक्विटी है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। एक मिनट, कैपिटल बजटिंग नहीं, सॉरी मैंने गलत साइड आपको ऑप्शन चूज कर दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। एक्चुअली मैंने एक्सप्लेनेशन सही बताया आपको, कैपिटल बजटिंग नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डेप्थ है और कितनी इक्विटी है, ये बात कैपिटल बजटिंग जो डिविडेंड डिसीजंस बताता है। तो यानी इसका ऑप्शन डी होगा, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां से इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जो आपका बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर है, इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी आपके कंपनी में कैपिटल और कैपिटल के फॉर्म में डेप्थ और इक्विटी लगी है उसके बीच का रिलेशन बताएगा कि कितनी फॉर्म में अंदर इक्विटी होनी चाहिए, कितने फॉर्म के अंदर डेप्थ होना चाहिए, और उसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लीवरेजेस का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग डेप्थ को बढ़ा देते हैं और कैपिटल को कम कर देते हैं, जिससे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं। और तो ये जो है बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज का एक पार्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली आज का मेरा जो लेक्चर था वो एडवर्टीजमेंट नंबर 46 पर बेस्ड था। तो 46 से संबंधित हमने कई महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपके साथ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर होगा आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी UPSC कॉमर्स से संबंधित जो आने वाले लेक्चर्स है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।